नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज चर्चा का विषय है भारत जर्मन संबंध। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो ये जो दोनों के संबंध है भारत जर्मनी के, ये एक ऐसी साझेदारी है जो व्यापार से आगे बढ़कर वैश्विक मंच पर स्थिरता को आकार दे रही है। अभी पिछले दिनों जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं, वो मई में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए थे, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरे जुड़ाव की आवश्यकता को महसूस करते हुए वार्ता की थी। उनके साथ में 25 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें विभिन्न कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे और एक प्रमुख पनडुब्बी निर्माता कंपनी के भी शीर्ष अधिकारी उसमें शामिल थे। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो संबंध हैं वो दोनों के बीच में एक रणनीतिक भागीदारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यह यात्रा केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच एक उद्देश्यपूर्ण धुरी है, जो दोनों देशों के बीच में उच्च स्तर के आपसी विश्वास और भरोसे को दिखाती है और बदलती हुई जो वैश्विक गतिशीलता है उसके लिए नए साझेदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुनिया में क्या बदल रहा है, आप लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर चार प्रमुख बातें हैं जो विश्व की गतिशीलता को बता रही हैं, विश्व के बदलते हुए रुख को बता रही हैं और नई साझेदारियों के विकसित होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो पहली आवश्यकता है कि यूरोप में रूस का विस्तारवाद। यूक्रेन युद्ध के बहाने आपको पता है कि रूस जो है यूक्रेन में अपना मतलब यूरोप में अपना विस्तार करना चाह रहा है। तो जर्मनी जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की भू राजनीतिक उदासीनता को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगभग जर्मनी उदासीन हो चुका था ऐसी भू राजनीतिक मामलों की पर प्रतिक्रिया देने में, लेकिन अब उसको लग रहा है कि इसे उदासीनता को छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो जर्मनी का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। दूसरा है कि एशिया में चीन लगातार मुखर होता जा रहा है और ये भारत के हितों को लगातार चुनौती दे रहा है। तो ये भारत का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तीसरा हुआ कि चीन और रूस एक महाद्वीपीय गठबंधन के तौर पर दुनिया के सामने एक मजबूत खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और भारत को यूरोपीय सहयोग की आवश्यकता महसूस करा रहे हैं। और चौथा है कि अमेरिकी नीतियां लगातार अस्थिर हो रही हैं। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने अपने नाटो के सहयोगी डेनमार्क को धमकी दी है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। तो इस तरह अमेरिकी नीतियां भारत और जर्मनी दोनों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने और विश्वसनीय भागीदारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो ऐसे में जो वैश्विक गड़बड़ियां हैं, उन्होंने एक व्यापार केंद्रित रिश्ते को एक उच्च दाब वाले रणनीतिक गठबंधन में बदल दिया है। यानी अभी तक जर्मनी और भारत के बीच में सिर्फ व्यापारिक समझौते हुआ करते थे, लेकिन अब ये रणनीतिक गठबंधन की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। रणनीतिक गठबंधन क्या होते हैं, मैं संक्षेप में आपको समझाऊं कि दो देश जब आपसी विशेषज्ञता, आपसी संसाधनों, आपसी नवाचारों और आपसी प्रौद्योगिकी को साझा करके दोनों अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठबंधन करते हैं, तब उसे रणनीतिक गठबंधन कहते हैं, जिसमें दोनों के अपने हित साधे जाते हैं। और अगर दोनों देश अलग अलग उन हितों को साधना चाहें तो दोनों के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए मिलकर के अपनी विशेषज्ञताओं का, अपने संसाधनों का लाभ उठा करके साझा हितों को साधना रणनीतिक गठबंधन कहलाता है। तो इसके लिए जर्मनी और भारत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें बर्लिन का जो नया दृष्टिकोण है, यानी जर्मनी का जो दृष्टिकोण है, वो भारत के लिए एक स्पष्ट बदलाव का संकेत दे रहा है।
इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि जर्मनी भारत की बढ़ती प्रमुखता को स्वीकार कर रहा है, यानी भारत को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र और एक स्थिर लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर, प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर जर्मनी मान्यता दे रहा है। दूसरा है कि दोनों के बीच जो यूक्रेन युद्ध को लेकर के मतभेद हैं, अब वो उनको पाटने के लिए जर्मनी तैयार हो रहा है, यानी कि उसने यूक्रेन पर मतभेदों को स्वीकार कर लिया है और उसका मानना है कि अब एक नई विश्वास की भावना और नई बातचीत के माध्यम से संयुक्त पहल करके इन मतभेदों को हमें आपस में बांटना चाहिए। तीसरा है आर्थिक विविधीकरण। अभी तक जर्मनी के लिए चीन प्रथम की नीति रही है आर्थिक मामलों में, यानी कि वो अपने आर्थिक सहयोग के मामले में चीन को पहले नंबर पर रखता है, लेकिन अब चीन से दूर आर्थिक संबंधों में विविधता लाने की एक रणनीति बना रहा है और इसमें भारत जो है वो उसके सामने शीर्ष दावेदारों में से एक है। और चौथा है कि एक मजबूत सुरक्षा भागीदार, यानी जर्मनी जो है भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा भागीदार बनने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है, जिसमें हथियार सहयोग, सैन्य आदान प्रदान और विश्वसनीय निर्यात नियंत्रण शामिल है। तो इस प्रकार जर्मनी का जो दृष्टिकोण है बदलता हुआ, वो भारत के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। अब ये जो सहयोग है इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है जर्मनी और मेक इन इंडिया, दूसरा है जर्मनी और स्किल इंडिया, तीसरा है जर्मनी और ग्रीन इंडिया और चौथा है नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी साझेदारी, यानी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये चारों स्तंभ एक बहुआयामी साझेदारी की नींव बनाते हैं जो साझा समृद्धि और रणनीतिक लक्ष्यों को संबोधित करती है। तो एक एक करके देखते हैं आइए इनको। पहला है जर्मनी और मेक इन इंडिया। तो इस समय जर्मनी की 2000 से अधिक कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और अधिक जर्मन कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुकता दिखा रही हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आमंत्रित करता है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो कंपनियां अपने उत्पाद को चाहें तो बाहर ले जा सकती हैं, निर्यात कर सकती हैं यहाँ से। ऐसी सुविधा भारत उन कंपनियों को देता है। तो इसका लक्ष्य है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करना और भारतीय कंपनियों के लिए जर्मन निवेश को आसान बनाना। तो एक स्तंभ है साझेदारी का। दूसरा है जर्मनी और स्किल इंडिया। आपको पता है कि यूरोप, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, लगातार बुढ़ाती हुई जनसंख्या वाले देश हैं ये। इनमें जनसंख्या जो है वो लगातार बूढ़ी हो रही है और युवा जो वर्क फोर्स है वो लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे में इनको वर्क फोर्स की आवश्यकता है। तो जर्मनी भारत के लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के तौर पर उभर रहा है और हैदराबाद में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की जर्मनी की योजना है, जिसके आधार पर भारत के लोगों को कौशल सिखा करके वो अपनी कंपनियों में उनको रोजगार दे सके। तो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया दोनों से ही भारत के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तीसरा स्तंभ है जर्मनी और ग्रीन इंडिया, यानी कि भारत जो है लगातार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अभी पिछले साल ही 2025 में उसने अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया है। तो ऐसे में जर्मन कंपनियां भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा और अगली पीढ़ी के हरित बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर सकती हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन तैयार करना, और हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। तो इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नाम से एक योजना भारत सरकार ने शुरू की है, जिसमें जर्मनी सहयोग कर सकता है। सतत शहरी गतिशीलता, यानी कि मेट्रो परियोजनाएं जो प्रदूषण रहित और कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं, और सोलर रूफटॉप परियोजनाएं जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों को रोशन किया जाता है और कारखाने और मतलब दूसरे जो हमारे संस्थान हैं उनको रोशन किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण में कमी की जा सके और ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो इनमें जर्मनी लगातार मतलब सहयोग करके निवेश इसमें उपलब्ध करा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी, यानी अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी साझेदारी। तो जर्मनी जो है अपने निर्यात नियंत्रणों को उदार तो बना ही रहा है, अपनी यानी नीतियों को उदार बना रहा है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
पर भी वो तैयार हो रहा है भारत को। तो भारत को वो निर्यात के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। और इसके लिए सहयोग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण, डिजिटल और क्वांटम टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0। यानी कि इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री का अगले चरण का रिवॉल्यूशन है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा जैसी चीज़ों को शामिल करके उत्पादन को बढ़ाना और ऑटोमेशन को बढ़ाना। तो ये सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड करते हैं और जर्मनी इन पर बातचीत के लिए तैयार है। फिर इसी के अंतर्गत वो संस्थागत सहयोग भी कर रहा है, यानी कि संस्थाएं स्थापित करके। तो एक है IGSTC यानी इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका वो विस्तार कर रहा है जर्मनी भारत में, जिसके आधार पर दोनों देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दूसरा है IGCOE यानी कि इंडो जर्मन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन इनोवेशन। इसमें क्या है कि डिजिटल कन्वर्जेंस यानी डिजिटल जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना, बैटरी टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं EV हैं उनमें बैटरी सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, तो उस बैटरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन यानी प्रदूषण रहित कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हरेक की पहुंच के लायक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये मतलब संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने का सबूत है। अब कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक नए युग की शुरुआत हो रही है और जिसमें रक्षा और सुरक्षा में एक गहरा सहयोग देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी हो कि जर्मनी जो है पिछले 4 वर्षों में अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। यानी कि इन 3 देशों के बाद सबसे ज्यादा रक्षा खर्च जर्मनी कर रहा है और इसके आधार पर उसने जो इनोवेशन किए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उनको वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो रहा है। तो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 क्षेत्र पहचाने गए हैं। इनमें एक है रक्षा और सुरक्षा का रोड मैप तैयार करना, जिसमें रक्षा विनिर्माण नेटवर्क के आधार को मजबूत करने की योजना है। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जिसमें सारे कंपोनेंट बनाए जा सकें और जर्मन प्रौद्योगिकी को भारत की रक्षा तैयारी के लिए उपलब्ध कराना, जिससे कि हथियारों में सहयोग किया जा सके। और फिर जर्मन और भारतीय हथियार कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर के हमारे घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, जिससे न सिर्फ हथियार उत्पादन होगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा हमारे देश में। और फिर कुछ स्पेशल सौदे हैं जिनमें जर्मनी से पनडुब्बियों के अधिग्रहण पर बातचीत भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। अभी तक हम परमाणु पनडुब्बी के लिए रूस पर ही आधारित हैं, तो एक हमारा दूसरा सहयोग भी यहाँ पर खुलेगा जर्मनी के साथ। इन सब के अतिरिक्त जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आता है। प्रशांत महासागर में चीन और पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है और जापान है और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है और इधर प्रशांत जो हिंद महासागर है वो पूरा भारत उससे घिरा हुआ है। तो भारत के लिए ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हर तरीके से, व्यापारिक दृष्टि से भी, रणनीतिक दृष्टि से भी और रक्षा की दृष्टि से भी। तो इन दोनों में साझा दृष्टिकोण दिखाई देता है जर्मनी और भारत का इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में। और भारत ने आधिकारिक रूप से जो जर्मन का इंडो पैसिफिक दिशा निर्देश हैं उनका स्वागत किया है और हिंद महासागर में जर्मनी की जो नौसैनिक उपस्थिति बढ़ रही है वो भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है। भारत इसको अपने दृष्टिकोण के साथ देखता है और इसमें जो रणनीतिक बदलाव जो मैंने अभी थोड़ा सा शुरू में भी बताया था कि चीन पहले की जो नीति है जर्मनी की, अब वो उसमें विविधता लाना चाहता है। हालांकि चीन पहले की नीति को जर्मनी छोड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाना है जो बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी निर्भरता निर्यात में अमेरिका पर थी और अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, तो अब हम भी विविधता लाने के लिए मजबूर हुए हैं और भारत अब नए नए एवेन्यू खोज रहा है अपने निर्यात के लिए। तो ऐसे ही अब हर देश अपने नए क्षेत्र तलाश रहा है, विविधता ला रहा है अपने निर्यात में। तो इन दोनों देशों को भी ऐसा लगता है कि हमें भी आपस में एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो जर्मनी भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार है और भारत और यूरोपीय संबंधों को, यूरोपीय संघ के संबंधों को ये मजबूत बना सकता है।
क्योंकि जर्मनी यूरोप की एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है जर्मन भारत यूरोपीय संघ के संबंधों के बीच में। अभी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इस महीने के अंत तक हो जाएगा, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ और भारत के बीच में आयात और निर्यात बहुत आसान होने की संभावना लग रही है। तो ऐसे में जो जर्मन मतलब यूरोपीय संघ के दो बड़े नेता, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, अभी 26 जनवरी 2026 को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं। तो उनके आने पर इस व्यापारिक मुक्त व्यापार समझौते को, यूरोपीय संघ और भारत के बीच का जो मुक्त व्यापार समझौता है, उसको अंतिम रूप दिए जाने का मतलब संभावना है। तो ऐसे में जर्मनी के चांसलर की ये भारत यात्रा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगले ही महीनों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की भी यात्रा के लिए भारत तैयार है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जर्मन चांसलर की यात्रा यूरोपीय संघ के नेताओं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की आगामी यात्राओं के लिए मंच तैयार करती है, जो भारत और यूरोप के बीच गहरे जुड़ाव का संकेत देती है। अब बात आती है कि भारत और जर्मनी के बीच में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है वो है यूक्रेन पर दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण। क्योंकि भारत ने रूस के आक्रमण की यूक्रेन पर कभी निंदा नहीं की है और भारत लगातार बड़ी मात्रा में रूस से रियायती तेल खरीदता रहा है, जिससे यूरोपीय संघ ने अपने आप को मतलब एक अजीब स्थिति में पाया है कि वो भारत के साथ संबंधों में किस प्रकार आगे बढ़े। लेकिन अब इसके समाधान ढूंढे गए हैं और एक रचनात्मक जुड़ाव को पहचाना गया है, जिसमें भारत की प्रतिबद्धता कि यूक्रेन युद्ध समाप्त होना चाहिए, इसको जर्मनी पहचान रहा है और यूरोप भी पहचान रहा है और भारत की बार बार व्यक्त की गई इस इच्छा का स्वागत कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि यूक्रेन पर संकट ने वास्तव में भारत के साथ संबंधों पर जर्मनी को पुनर्विचार करने की तात्कालिकता को बढ़ा दिया है। और फिर एक जो बहुपक्षीय मंच है G4 करके, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं, और ये G4 जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए पैरवी कर रहा है, उसमें भी साथ मिलकर के दोनों देश काम करते हैं। तो इस तरीके से एक बहुपक्षीय मंच जो है इन संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नई धुरी का निर्माण हो रहा है, एक स्थिर भारत और यूरोपीय ढांचा तैयार हो रहा है, जिसमें दो रणनीतिक तर्क दिए जा रहे हैं इन दोनों के बीच में, मतलब जो तैयारी हो रही है संबंधों की उसके बारे में। पहला है कि न तो भारत और ना ही यूरोप एक ऐसे चीन रूस महाद्वीपीय गठबंधन से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अंतर्मुखी अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं। यानी मैं इसे आसान शब्दों में कहूं कि भारत और यूरोप दोनों अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं अब इस समय पे, जो कि अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित देख रहा है और वो दुनिया में कहीं भी किसी भी समस्या को एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है। और जो चीन और रूस का महाद्वीपीय गठबंधन हो रहा है वो एक नए खतरे का संकेत दुनिया के सामने उभार रहा है। तो इसमें अमेरिका की भूमिका पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। दूसरा है कि अपने द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करके भारत और यूरोपीय संघ एक मतलब ऐसे गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं जो दुनिया में उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो इसके लिए तीन ठोस पहल हैं। पहला है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर कह रहे हैं, जो कि फारस की खाड़ी और सऊदी अरब और इजराइल होते हुए यूरोप तक जा रहा है और जो लाल सागर और स्वेज नहर की मतलब जो कहें कि निर्भरता है उसको कम करता है। तो इस गलियारे को यूरोप और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर महत्वपूर्ण खनिजों और हरित हाइड्रोजन पर सहयोग इनको और आगे बढ़ा सकता है यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों को। और पश्चिमी हिंद महासागर में उन्नत समुद्री जागरूकता, जो समुद्री डाकुओं और लुटेरों से व्यापारिक जहाजों को बढ़ाने में सहयोग कर सकती है। तो इस तरीके से एक नया भारत यूरोपीय ढांचा तैयार हो रहा है। तो एक प्रकार से एक बहुध्रुवीय जो विश्व है, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, जिसकी वकालत बार बार भारत करता आ रहा है,
वो दुनिया को एक संतुलन और स्थिरता दे सकता है। और जर्मनी के साथ एक नया भू राजनीतिक संबंध भारत के महाशक्ति संबंधों में संतुलन और स्थिरता प्रदान करेगा, ऐसी उम्मीद है। फ्रांस पहले से ही भारत का एक मूल्यवान रणनीतिक भागीदार है। जर्मनी इस यूरोपीय धुरी को और मजबूत करता है। इस तरह से भारत की रणनीतिक भूगोल के विविधीकरण की रणनीति का एक उद्देश्यपूर्ण हिस्सा ये संबंध हो सकते हैं। रणनीतिक भूगोल की विविधीकरण का मतलब है कि भारत अपने रणनीतिक हितों को किसी एक देश के साथ ही साझा नहीं करना चाहता, वो दुनिया में कई ऐसे स्पॉट बनाना चाहता है जिनके साथ भारत के रणनीतिक संबंध हो, जो कभी भी किसी भी स्थिति में उसके लिए ऐसे साबित हों कि मतलब एक पर निर्भरता ना रहे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक परेशान चीन, एक कमजोर रूस और हस्तक्षेप करने वाले अमेरिका का सामना करते हुए एक मजबूत यूरोपीय साझेदारी भारत के वैश्विक उदय को गति देने और अपने हितों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत जर्मन संबंध आज की जरूरत है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जर्मनी के लिए भी। और जब दोनों देशों के लिए जरूरत होती है तब संबंध होने की अनिवार्यता एक तरह से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार भारत और जर्मन संबंधों के बारे में ये आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।